हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्नेट इंजन के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा जो वीडियो है ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें एक नए क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे डेरिवेशन आ जाए, चाहे थियोरेटिकली पूछ दे कि कार्नेट इंजन क्या होता है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है इस टॉपिक के ऊपर में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले थियोरेटिकली और समझेंगे कि कार्नेट इंजन जो है वो कैसे वर्क करता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। फिर सेकेंडली उसको डेरिवेटिवली देखेंगे कि जो वो वर्क डन करता है उस वर्क डन का जो फाइनल वर्क डन आता है, नेट वर्क डन, वो कितना होगा किसी भी इंजन का। और फिर बाद में ये भी देखेंगे कि अगर एक ऐसा इंजन बनाए जो कि कार्नेट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, या फिर कार्नेट इंजन जो बोलता है कि इससे ज़्यादा एफिशिएंसी किसी भी इंजन में नहीं आ सकता है, कार्नेट इंजन ये बोलता है, तो क्या ये सही है कि गलत है, इसको भी हम लोग चेक करके देखेंगे। इन सभी चीज़ों को हमको चेक करना है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा तो थोड़ा आपको बोर लग सकता है, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा कार्नेट इंजन को समझते हैं। तो कार्नेट इंजन क्या होता है? कार्नेट इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि दो टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है और ये एक रिवर्सिबल इंजन है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, हम लोग इंजन के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। हीट इंजन जो है वो क्या होता है, उसमें उसमें एक आपका हायर टेम्परेचर, एक लोअर टेम्परेचर लीजिए, बीच में एक मशीन लगा दीजिए कोई भी। ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस हायर टू लोअर, इसके कारण हीट फ्लो होता है और जब हीट फ्लो होता है तो उसके कारण जो भी बीच में लगाए हैं सब चीज़, हम समझ लीजिए पंखे लगाए हैं, कुछ भी लगाए, पंखा उनका कुछ भी लगा सकते हैं या मोटर लगा सकते हैं, वो घूमना चालू कर दिया। वो घूमना चालू किया तो वो एक इंजन जैसे बिहेव किया। करंट इंजन ये बोलता है कि जैसा ही इसने बिहेव किया है ये एक रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल इंजन का मतलब कि अगर उसे रिवर्स किया जाए और जितना वर्क डन इधर लगाया जाए उतना ही वर्क डन नीचे लगा दें तो उतना ही वापस वो चला जाएगा Q1 एनर्जी के पास। तो क्या इससे ज़्यादा इफिशियंसी हम जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको भी हमको समझना है। तो इन्होंने एक इंजन बनाया, उस इंजन को समझिए कि वो इंजन कैसा दिखाई देता था, मतलब वो कैसे वर्क करता था। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब आपको समझ में आ रहा है, एक रिवर्सिबल इंजन है जो कि दो टेम्परेचर डिफरेंस पे वर्क करता है, क्योंकि अगर हीट फ्लो करना है तो टेम्परेचर में डिफरेंस तो लाना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, इसके लिए टोटल हमको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला एक सोर्स की जरूरत पड़ेगी, सेकंड चीज हमको एक सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, तीन नहीं हमको चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। वैसे ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर के यहां पास में कुछ गैस है, हमारा आइडियल गैस। कौन सा गैस? वो भी आइडियल गैस। ये जो वॉल दिख रहे हैं दो ठो, ये दोनों के दोनों इंसुलेटिंग वॉल है। इसके कारण इसके वॉल से कोई भी हीट बाहर नहीं जा सकता। इस दोनों वॉल के कारण कोई भी हीट बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद ये है पिस्टन जो कि मूवेबल है और ये पिस्टन भी आपका इंसुलेटिंग वॉल से ही बना हुआ है। मतलब इसका मतलब यह है कि हीट इस पिस्टन से भी बाहर नहीं जाएगा। इसके यहां और यहां पास में जो फ्रिक्शन बन रहा है ये मूवेबल है, तो फ्रिक्शन को हमको क्या लेना है? जीरो लेके चलना है। तो इन सबके पास में जो फ्रिक्शन है वो क्या है? आपका जीरो है। ठीक है, ठीक। ये हमको एक सोर्स दे दिया जिसका टेम्परेचर T1 है और ये हॉटर साइड है। इसके लिए हमको एक कोल्डर साइड भी चाहिए। इसके लिए हम इसको लेते हैं सिंक बोलते हैं। सिंक मतलब कि जितना भी उसमें डाला वो ले लेता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर का जो सिंक होता है इसमें पानी जाता है, तो नल आपका हॉट सोर्स है, सिंक आपका पानी लेने वाला है, तो जितना भी पानी ऊपर से गिरेगा सिंक से बाहर चला जाएगा, इसलिए इसको सिंक बोला जाता है। ठीक है, रिसीवर है ये, कोल्ड रिजर्वायर बोलते हैं इसको, ये हॉट रिजर्वायर है। सिंक का टेम्परेचर T2 होता है। दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तभी तो हीट फ्लो होगा। ठीक है, एक और चीज की जरूरत पड़ती है हमको, एक इंसुलेटिंग बेस की जरूरत हमको इसमें पड़ती है। ठीक है, टोटल चार चीजों की जरूरत पड़ी। पहला सोर्स T1, दूसरा सिंक T2 टेम्परेचर पे जिसके कारण हीट फ्लो होगा, एक इंजन की जरूरत पड़ेगी जिसको हमको वर्क करवाना है, उसके लिए एक सिलेंडर ले लेंगे, इसके अंदर कुछ गैस रहेगा जो कि एक आइडियल गैस है। ठीक है,
आइडियल गैस के बाद में इसको इंसुलेटिंग वॉल से इंसुलेट कर दिया जाएगा, ऊपर एक पिस्टन लगाया जाएगा जिसमें वर्क डन होगा ड्यू टू दिस फ्लो, हीट की जो फ्लो है उसके कारण। और ये आपका ये जो वॉल रहेगा, ये नीचे में भी जगह जो है खाली, ये एक कंडक्टिंग वॉल रहेगा, कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाता है इसको समझिए, फिर बाद में हम लोग इसको वर्क से भी समझेंगे अच्छे से। अब आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा होगा। सोर्स T1, सिंक T2, एक इंसुलेटिंग बेस और एक इंजन टाइप का समझ लीजिए कि जिसका पिस्टन वर्क करेगा इसके अंदर गैस में। ठीक है, गैस के कारण। अब ये जो सोर्स दिया जा रहा है ये कैसा सोर्स है, इस पे आपका कार्नेट इंजन में ये जो सोर्स है ये इनफिनाइट सोर्स है, मतलब कि इसके पास में जो एनर्जी है देने की, कैपेसिटी है जो देने की, वो इनफिनाइट है। इसकी कैपेसिटी है जो देने की एनर्जी की, वो कितनी है, इनफिनाइट। तो अगर इसकी इनफिनाइट कैपेसिटी है तो इसकी रिसीव करने की भी जो कैपेसिटी है, इनफिनाइट कैपेसिटी है इसके पास में रिसीव करने की भी। ठीक है, बहुत लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं कि इसकी अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी इनफिनाइट है, क्योंकि ये सोर्स है तो इसको कहीं ना कहीं से हीट मिलेगा, तो ये इनफिनाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके रख सकता है। और ये इनफिनाइट ये ऑब्जर्व कर सकता है तो ये रिसीव कर सकता है, इनफिनाइट। ठीक है, या फिर आगे भेज सकता है, मतलब इसके पास में इनफिनाइट एनर्जी है ऑब्जर्व करके रखने के लिए। अब इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ले सकते हैं कि जितना ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा उतना एनर्जी को ये रिलीज कर पाएगा इस पे। ठीक है, अब वर्किंग करना है तो सबसे पहला वर्किंग में क्या करेंगे, ये वाला जो इंसुलेटर, ये जो आपका सिलेंडर है, इसको इसके ऊपर में उठा के रख दीजिए यहां पास में। ठीक है, जब इसको यहां उठा के रखेंगे तो इस गैस पे क्या होगा, इस गैस को एनर्जी मिलेगी इसके कारण। तो इस गैस के एनर्जी को मान लीजिए कि Q1 एनर्जी मिल रही है इसको। ठीक है, अब इसको यहां रखा गया है, ये कंडक्टिंग है, इस सोर्स के कारण इसमें ऐसे ऐसे एनर्जी जाएगा, देखिए इस टाइप से, और इसका एनर्जी लेवल है वो Q1 पे पहुंच जाएगा और इसका जो टेम्परेचर है वो T1 पे पहुंच जाएगा। ओके है, ठीक है। पर ये एक कंडक्टिंग वॉल है जिसके कारण इस पे आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल एक्सपांसन होगा। आइसोथर्मल एक्सपांसन का मतलब यह है कि जो T1 टेम्परेचर है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो चेंज अगर टेम्परेचर में नहीं आएगा तो होगा क्या फिर, क्योंकि इसको तो इनफिनाइट एनर्जी मिल रही है Q1। ठीक है, तो होगा ये कि इसका ये पिस्टन है ये ऊपर बढ़ना चालू होगा, मतलब इसमें वॉल्यूम एक्सपांशन होगा, इसमें वॉल्यूम का एक्सपांशन होगा। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है इसका जो पिस्टन है ये ऊपर खिसकना चालू हो गया। क्या हो गया, इसका ऊपर खिसकना चालू हो गया। Q1 T1 पे था, वॉल्यूम पहले इसका V1 था, ये पहुंच गया Q1 T1 और वॉल्यूम एक्सपैंड होके T2 पे। मतलब Q1 एनर्जी तो अभी भी इसके पास में है, टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना है, तो ये क्या करेगा, ये वॉल्यूम को एक्सपैंड कर देगा। ठीक है, मैं बस समझा रहा हूं अभी इसको, थ्योरेटिकली जब लिखा जाएगा तो इसके लिए मैंने नोट्स बनाया है, उसमें से आप इसको देख सकते हैं। समझिए पहले क्या बोल रहा है। अब वॉल्यूम का एक्सपांशन होना चालू हुआ, V2 तक पहुंच गया ये। उसके बाद क्या किया गया, इसको इसमें से निकाल दिया गया और इसको इस इंसुलेटिंग बेस के ऊपर में रख दिए। क्या कर दिए, इसको इसके इंसुलेटिंग बेस के ऊपर में रख दिए। अभी ये जो Q1 है इस पे चेंज नहीं आया, मतलब इसका इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया है, और इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया है, डेल क्यू जो चेंज है वो नहीं आया, तो क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो भी हीट एनर्जी दे रहे हैं अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, तो पूरा का पूरा वर्क डन में चेंज हुआ, इसीलिए ये मूव करना चालू हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको जब इंसुलेटिंग बेस के ऊपर में रखा गया सेकंड पॉइंट पे, तो इंसुलेटिंग बेस पे रखने के कारण ये पूरा सिस्टम आइसोलेट हो गया और इसमें कहीं से भी हीट एनर्जी अब नहीं आ रही है। तो हीट एनर्जी नहीं आई तो क्या हुआ, इसका हीट इसको अभी भी एक्सपैंड करने के लिए बोलता है, तो तब क्या होगा, ये आइसोथर्मल था, ये किस पे चेंज हो जाएगा, एडियाबैटिक पे चेंज हो जाएगा। मतलब कोई भी हीट बाहर से अब आने वाला नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो Q1 था इसे Q2 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि अब इसकी एनर्जी कम होना चालू हो जाएगी, ये एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, और Q2
अगर ये हो जाएगा इसका एनर्जी, तो इसका टेम्परेचर में चेंज आएगा T2। इसने अपना टेम्परेचर को चेंज कर दिया क्योंकि इसका एक्सपेंशन तो कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक है। पर जो एक्सपांशन होगा वो एडियाबेटिक होगा क्योंकि हीट का कहीं से भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस सिस्टम पे कहीं से भी बाहर से हीट नहीं आ रहा है और ना इस सिस्टम से कहीं भी हीट बाहर जा रहा है, ना आएगा ना जाएगा। ऐसे प्रोसेस को एडियाबेटिक बोलते हैं। Q2 हो गया, टेम्परेचर में चेंज आया जिसके कारण वॉल्यूम में भी चेंज आ गया और वॉल्यूम V3 तक पहुंच गया। ओके है, ठीक। अब इसका एक्सपांशन हाईएस्ट हो चुका है। इसको क्या किया गया, इसके बाद इस पे हीट सिंक पे रख दिए, ठीक है। इस पे रखने के बाद इसका टेम्परेचर T2 था, ठीक है, और हमारा टेम्परेचर भी T2 था। तो ये क्या किया, टेम्परेचर पे, अब देखिए इसको फिर से यहां रखे तो ये आपका कंडक्टिंग वॉल है, ये सिंक है, इसमें से फिर से हीट फ्लो होना चालू हो गया। इस बार इसमें से हीट ऐसे बाहर निकलने लग गया। पहले ये दो प्रोसेस में क्या हुआ था, ये हीट दे रहा था तो इस गैस को हीट मिली और एक्सपांशन करना चालू किया जिसके कारण पिस्टन मूव हुआ। इसको बोलते हैं बाय द गैस ऑन द पिस्टन वर्क हो रहा है। फिर समझिएगा, बाय द गैस ऑन द पिस्टन पे वर्क हो रहा था। फिर यहां पास में रखने के बाद फिर भी गैस ही वर्क कर रहा था, तो बाय द गैस ऑन द पिस्टन पे वर्क हो रहा था, ठीक है। अब जब इसको इसके ऊपर रखे तो ये पिस्टन पे दबाव पड़ा होगा क्योंकि इसको टेम्परेचर T2 को मेंटेन करके रखना है। तो क्या हुआ, जब इस पे गैस पे दबाव पड़ा इसके कारण, तो ये कंप्रेस होना चालू हुआ। क्या हुआ, थर्ड प्रोसेस पे कंप्रेशन हुआ और इस प्रोसेस को भी हम Q2 टेम्परेचर पे रखने वाले हैं। टेम्परेचर पे चेंज नहीं आया है सबसे पहले, ठीक है। Q2 पे कुछ चेंज हुआ क्या, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड हो गया, ठीक है। ये Q1 से ये सेकेंड है, सॉरी, और ये थर्ड है और ये फोर्थ प्रोसेस है, ठीक है। Q1 से Q1 वॉल्यूम में चेंज आया, फिर ये Q2 पे था, Q2 पे अभी भी है। टेम्परेचर जो था वो T से T2 ही रहने वाला है, T2 से T रहने वाला है। पर कंप्रेशन होने के कारण देखिए, इसको T2 टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है क्योंकि सिंक जो है वो इनफाइनाइट कैपेसिटी रखा हुआ है, वो अपने टेम्परेचर को चेंज करने नहीं देगा क्योंकि इसके पास बहुत कैपेसिटी है। कितना भी एनर्जी दे दीजिए, इसके पास इतनी कैपेसिटी कि अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो T2 टेम्परेचर मेंटेन रहने वाला है, बट इसका कंप्रेशन होने के कारण वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा और ये वॉल्यूम V4 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये कंप्रेशन होगा तो इस टाइम पे इसको बोलेंगे बाय द पिस्टन ऑन द गैस वर्क हो रहा है। फिर समझिएगा, बाय द पिस्टन ऑन द गैस। इसके पिछले वाले में क्या था, बाय द गैस ऑन द पिस्टन हो रहा था, इस बार पिस्टन वर्क कर रहा है गैस पे, उसको दबा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। इस कंप्रेशन को क्या बोलेंगे, इसमें कंडक्टिंग वॉल लगा हुआ है तो ये भी एक आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ठीक है। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया यहां पास में। फिर समझिएगा, अब इसको इसमें से हटा के फिर से इस कंडक्टिंग बेस के ऊपर में रख दिए। अब क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर देखिए कंटिन्यूसली ये इसको नीचे धकेल रहा है, रिवर्सिबल अब चल रहा है ना। पहले दो प्रोसेस पे क्या हो रहा था, ये दोनों प्रोसेस पे एक्सपांशन हो रहा था, इस पे और इस पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, रिवर्स जा रहे हैं, इसलिए इसको रिवर्सिबल इंजन भी बोलते हैं। अब ये इस पे रखने के बाद इस पे देखिए, अब कोई भी एनर्जी एक्स्ट्रा बाहर से तो आने वाली नहीं है, तो ये जो Q2 है आपका, ठीक है, ये जो Q2 है इस पे क्या हुआ कि अब ये Q2 ही रहने वाला है। देखिए इस पे कोई चेंज नहीं आने वाला, ये Q1 से Q1, ये Q2 पे Q2। पर इस टाइम पे जो Q2 है आपका आइसोथर्मल वाला जो है, ये एडियाबेटिक में चेंज हो जाएगा। एडियाबेटिक पे क्या होगा, एडियाबेटिक पे जो हीट एनर्जी है ये इस पे कोई चेंज आने वाला नहीं है, Q2 का Q2 रहने वाला है। बट ये जो T2 है जो, ये कहां तक जाने वाला है, रिवर्स होने के कारण ये फिर से T1 तक जाने वाला है। कहां तक जाएगा, T1 तक जाएगा, जिसके कारण ये जिस इनिशियल पोजीशन पे था ये वहीं पहुंच जाएगा और ये V1 तक पहुंच जाएगा। तो इस पे टोटल 2 आइसोथर्मल होंगे और टोटल 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होंगे। अब इसको बाय ग्राफ और बाय वर्क डन के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। और ये डेरिवेशन टाइप से छोटा सा ही डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर इस डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको आइसोथर्मल का जो वर्क डन वाला और एडियाबेटिक का जो वर्क डन का जो डेरिवेशन है उसको आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं देखे होंगे आप तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। वैसे तो अगर डेरिवेशन बनाएंगे तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, पर अगर कंसेप्चुअली समझना है कि वो वैल्यू कैसे आई है तो उसको आपको देखना पड़ेगा।
तो मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है। Q1 से इसमें गया, ये आइसोथर्मल था। आइसोथर्मल के बाद इसमें से इसमें चेंज आया, ये एडियाबेटिक हुआ। ठीक है, एडियाबेटिक से ये आइसोथर्मल, कोई चेंज नहीं आया है, और ये फिर से आपका इसमें चला गया एडियाबेटिक से। Q1 से ये Q1 ही रहने वाला आइसोथर्मल से Q2 पे आया तो ये एडियाबेटिक हो गया, इसमें टेम्परेचर में चेंज आया, फिर टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल के बाद में टेम्परेचर में चेंज आने के कारण ये बन गया Q2 और ये बन गया T1 और ये बन गया V1, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक। ये एक रिवर्सिबल इंजन है। चलिए इसको फिर मैं मिटाता हूं और ग्राफ बनाते हैं और वर्क डन का प्रोसेस चालू करते हैं। ठीक है, और इसको ये जो स्टेप है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको लिखिएगा नहीं। ठीक है, इसके लिए मैं पूरा एक फॉर्मेट बना के दूंगा आपको कि किस टाइप से इसको लिखना है, और मैंने पीडीएफ नोट्स में इसको बनाया भी है, तो इसको लिखिएगा मत, इसको बस आपको समझना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके है, ठीक। तो ग्राफ साइकिल के थ्रू देखते हैं इसको। चलिए, ग्राफ साइकिल, तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ को समझ लेते हैं, उसके बाद वर्क डन का काम इसमें कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा है। ये वाला जो लाइन है ये प्रेशर को बताएगा और ये वाला वॉल्यूम को बताएगा। सबसे पहले वाले में क्या हुआ था, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ था, तो ये आइसोथर्मल का कर्व हमारा बन गया। ये जो आइसोथर्मल का जो कर्व बनता है, इसका जो स्लोप है वो थोड़ा कम होता है, चाहे तो इसका स्लोप को आप और कम कर सकते हैं, ये ऐसा। ठीक है, पहला प्रोसेस। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे क्या था, पहले पॉइंट पे सिलेंडर का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 था। ओके है, उसके बाद इस पे जब आपको सोर्स पे रख दिया गया, तो सोर्स पे रखने के कारण उसका प्रेशर में चेंज आया होगा, प्रेशर P2 हो गया, वर्क डन हुआ है तो वॉल्यूम V2 हो गया, पर टेम्परेचर में चेंज नहीं आया है तो T1 हो गया, और टेम्परेचर में चेंज नहीं आया है मतलब कि आइसोथर्मल हो गया, और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए एक्सपांशन हो गया ये। ठीक है, उसके बाद इसको इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया गया, जिसके कारण हीट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो हीट है वो वही रहने वाली है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो टेम्परेचर में चेंज नहीं आया था, उस टाइम पे इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 था, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, तो वर्क डन होने लग गया। सेकेंड टाइम पे क्या हो गया कि एक्सटर्नल हीट बंद हो गया इसका, और जब इसको इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया गया और इस पर कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं आ रहा है और एक्सपांशन कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होके, इंटरनल एनर्जी चेंज होके वर्क डन करने लग गया। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया तो ये हो गया एडियाबेटिक। एडियाबेटिक और एक्सपांशन हुआ इसलिए इसको एक्सपांशन बना दीजिए, एडियाबेटिक एक्सपांशन। P2 से P3 पे चला गया, वॉल्यूम V2 से V3 पे चला गया, टेम्परेचर T1 से T2 पे चला गया, और इस टाइम पे Q जो है वो भी चेंज हो गया। इस पॉइंट पे Q1 था, इस पॉइंट पे भी Q1 था, अब हीट पे चेंज आ गया क्योंकि इंटरनल एनर्जी पे चेंज आ गया था हमारा। ठीक है, ये यहां से यहां पहुंच गया, ये अब Q2 पे पहुंच चुका है। ओके है, अब एक Q2 का मतलब है कि देखिए अब क्या होगा, इसको उठा के हीट सिंक पे रख दिए हमने, हीट सिंक पे रख दिया तो कंटिन्यूसली फिर से उसमें से हीट फ्लो होने लग गया। अब ये हीट Q2 रहने वाला है हमारा। ठीक है, अब जो ये हीट Q2 हो, इसके पास में जो हीट है, अब वो हीट में चेंज नहीं आने वाला क्योंकि वो एक कंडक्टिंग वॉल में फिर से रख दिया गया, मतलब सिंक पे रख दिया गया। इसके कारण टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आने वाला, टेम्परेचर से ऐसे फ्लो होना चालू हुआ। ठीक है, टेम्परेचर में डिफरेंस आया होगा या नहीं आया, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि वो एक इंसुलेटिंग पैड के जगह में अब सिंक के ऊपर रख दिया गया है, और उस टाइम पे भी क्या होगा, एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस पे कोई भी टेम्परेचर पे डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे कोई भी टेम्परेचर पे चेंज नहीं आता है, टेम्परेचर पे चेंज नहीं आएगा, आइसोथर्मल के कारण उसमें से कंप्रेशन होना चालू हो गया, कंप्रेशन होना चालू हो गया तो P3 जो है वो P4 पे पहुंच गया, वॉल्यूम V4 पे पहुंच गया, टेम्परेचर पे कोई भी डिफरेंस अभी भी नहीं आया क्योंकि ये आइसोथर्मल है। इस टाइम पे ये कंप्रेशन हो गया। ओके है, और उसके बाद ये फिर से अपने प्रोसेस पे पहुंच गया, इसको फिर से उठा के आपका इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिए।
अब इंसुलेटिंग पैड के ऊपर में रख दिए हैं, तो इसका जो भी एनर्जी था Q2 एनर्जी वो यहां तक तो था ही, Q2 एनर्जी फिर से Q1 में चेंज हो गया और उस टाइम पे Q2 पे जो भी इंटरनल एनर्जी थे टोटल वर्क डन में चेंज हो गए और जो जितना एनर्जी उसके पास में था वो उतना एनर्जी फिर से पहुंच गया उसके पास में। तो इस पूरे प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया था, इंटरनल एनर्जी जो चेंज आया था, जो वर्क डन कर रहा था वो फिर से उसको रिवर्स दे दिया गया और टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल डेल क्यू का जो डेल यू जो है हमारा इंटरनल एनर्जी वो क्या हो गया, जीरो हो गया। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो गया यहाँ पास में, जीरो हो गया। जो काम हुआ है वो वर्क डन पे हुआ है और हमें वर्क डन ही निकालना है। ठीक है, ठीक है। ये जो प्रोसेस था ये था एडियाबैटिक का। लास्ट में इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके है, इसको वर्क डन के थ्रू समझते हैं अब हम लोग। बहुत सिंपल था, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ मतलब कि सोर्स के ऊपर रख दिया गया, सोर्स से उठा के इसको इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिए तो एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद फिर से इसको सिंक पे रख दिया गया तो फिर से हीट का फ्लो हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस बना। आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद में फिर से इसको इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया गया, फिर से एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, जैसे ही हीट की उसके ऊपर रखते हैं तो सिस्टम आइसोलेट हो जाता था, सिस्टम आइसोलेट हो जाता था तो जो भी इसका इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होकर वर्क डन करने लग जाता था। और जब भी ऐसा होता था तभी आपका ये हीट एनर्जी देख रहे हैं Q1 से Q2 पहुंचा, ये Q2 से Q1 पहुंच जाता था। तो इस टाइम पे आपका इंटरनल एनर्जी वर्क करता था। तो यहां से जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, यहां से इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज आया और टोटल इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया। साइकिल प्रोसेस कैसे चला, यहां से इधर, यहां से इधर, फिर ये रिवर्स गया। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव वर्क डन कहलाते हैं, ये दोनों के दोनों नेगेटिव वर्क डन कहलाते हैं। इस चीज का याद रखिएगा। इस पे जो Q2 का जो वैल्यूज हैं, जो एनर्जी है वो नेगेटिव कभी नहीं होता, एनर्जी नेगेटिव नहीं होता है। वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस चीज का आपको याद रखना है। ठीक, सबसे पहला वाला देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहला था आइसोथर्मल एक्सपांसन। आइसोथर्मल एक्सपांसन में इसको लेंगे W1, पहला वर्क डन, फर्स्ट वर्क डन जो हुआ है इसको हम Q1 से लेते हैं। ठीक है, तो आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है यहां पास में, म्यू आर T1, T1 टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर ये आपको नहीं मालूम है वर्क डन कैसे आया है तो मेरा आइसोथर्मल का वर्क डन का डेरिवेशन देख सकते हैं आप, और एडियाबैटिक का वर्क डन का डेरिवेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये वर्क डन के फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं। म्यू आर T1, फिर इसके बाद देखिए वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ V1 से V2 की तरफ, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा V2 अपॉन V1। ओके है, बहुत ही सिंपल सा था। इसके बाद में आता है सेकंड, एडियाबैटिक एक्सपांसन। एडियाबैटिक एक्सपांसन में क्या करना है अपने को, वर्क डन 2 हो रहा है, मतलब और एक्सपैंड हुआ होगा। वर्क डन के टाइम पे Q1 जो था, देखिए यहां से अभी यहां पहुंचा, यहां से यहां, तो ये भी Q1 पे ही अभी भी है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, Q1 पे भी कोई चेंज नहीं आया, जब यहां पहुंच जाएगा तब चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, ये अभी भी Q1 पे ही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में जो Q1 एनर्जी थी वो कहीं से बाहर से तो आई नहीं है, तो जितना भी एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है, वही तो वर्क डन में चेंज हुआ है। तो क्या Q1 में चेंज आया है अभी, कहीं से कुछ मिला या कहीं कुछ गया, नहीं गया, तो Q1 ही रहने वाला है अभी भी। ठीक है, जब ये यहां से इस पे रखा जाएगा तो ये Q2 हो जाएगा, तब याद रखिएगा। अब आया फॉर्मूला, तो म्यू आर टेम्परेचर में चेंज आ गया T1 से T2, तो T2 कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज आ गया है आइसोथर्मल से, अब ये T2 पे पहुंच चुका है। T2 पे पहुंचने के बाद में फॉर्मूला क्या बनेगा, टेम्परेचर में चेंज आया तो T2 नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं इसको, टेम्परेचर में चेंज आने के बाद इसको लिखा जाता है, ये यहां से यहां पहुंचा है तो इसको लिखेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 1 माइनस लैम्डा, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जहां से जहां टेम्परेचर चेंज हुआ है तो T2 माइनस T1 लिख दिए यहां पास में, यहां से यहां चेंज हुआ था, और 1 माइनस लैम्डा। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, म्यू आर T1 माइनस जहां से आया और जहां जा रहा है, और इसको रिवर्स कर देते हैं, लैम्डा माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो पसंद हो वो आप कर सकते हैं इसमें से। तो ये हो गया हमारा एडियाबैटिक एक्सपांसन। अब आते हैं तीसरा पे,
इस पे होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन टाइम पे जो एनर्जी है उस पे चेंज आया, अंदर के जो क्यू था उस पे चेंज आ गया, क्योंकि उसको अब सिंक पे रख दिया गया है। जब चेंज आया इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन। जब भी आइसोथर्मल की बात हो तो एनर्जी में चेंज आएगा, इसको बोलते हैं वर्क डन 3। ये Q1 अब Q2 बन चुका है क्योंकि इसको हीट सिंक पे रख दिया गया है। आइसोथर्मल के कारण फॉर्मूला बनेगा म्यू आर, टेम्परेचर कितना है T2 से T2 ही रहने वाला है, और जो वॉल्यूम का एक्सपांशन हो रहा है वो कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, मतलब V4 से V3 तक, तो V4 अपॉन V3 बहुत सिंपल तरीके से निकाल लिया गया है। ठीक है, अब इस पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स है, मतलब वर्क डन जो हो रहा है वो रिवर्स में जा रहा है। तो रिवर्स वर्क डन करने के लिए इसको नेगेटिव मुझे वर्क डन बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीके से इसको बना सकता हूं मैं, म्यू आर T2 इसको उल्टा कर दीजिए, V3 अपॉन V4 कर दीजिए। तो इसको जब उल्टा करते हैं तो इसमें से नेगेटिव बाहर निकाल लिया जाता है। इसको ऐसा कैसे करते हैं, देखिए ये ln है ना, माई मिस्टेक यहाँ छूट गया कुछ, तो ln ठीक है, ये ln रहता है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, माइनस म्यू आर T2 ln, इसको log e बोलते हैं। ठीक है, यहां छूट गया था, सॉरी फॉर दैट। अब इसको देखिए, इसको रिवर्स कैसे किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ln ऑफ V4 माइनस ln ऑफ V3, यही होता है। अगर मैं दोनों में से माइनस को बाहर निकाल दूं तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ ln ऑफ V4 प्लस ln ऑफ V3 माइनस ln ऑफ V3, इसको इधर ले जाइए, ln ऑफ V4 माइनस, अब माइनस को फिर से हटाने के लिए ln ऑफ V3 अपॉन V4, देखिए बन गया माइनस, बना कि नहीं, इसीलिए इसको इस तरीके से चेंज किया। इसको अब नेगेटिव वर्क डन मैंने बना चुका हूं, तो ये जो वर्क डन है V3 वो नेगेटिव बन गया क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा था। एक चीज का याद रखिएगा कि ये जो Q2 एनर्जी है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ वर्क डन नेगेटिव होता है, इसका याद रखिएगा। तो Q2 जब लेंगे तो ये पूरा एनर्जी लेंगे, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, सिर्फ वर्क डन के लिए इसको बनाया गया है ऐसा। नेक्स्ट आता है फोर्थ, एडियाबेटिक कंप्रेशन। कहीं कुछ गलत हो गया, बहुत गलती हो रहा है भाई, क्या बात है, कंप्रेशन था ये, कंप्रेशन। ठीक है, वर्क डन 4, Q2 चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक में इंटरनल जो चेंज है, जो हीट एनर्जी, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। चेंज क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और जो कि आपका वर्क डन करेगा। जब वर्क डन करेगा तो फॉर्मूला बनेगा म्यू आर, कहां से कहां हो रहा है, यहां से यहां, मतलब T1 से T2 की तरफ, T1 से T2 की तरफ, और ये बनेगा आपका 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसमें भी कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का मतलब इसमें भी इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो ये बनेगा माइनस म्यू आर, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो T2 माइनस T1, और नीचे आएगा 1 माइनस लैम्डा। जो Q2 है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ में क्या चेंज आएगा, वर्क डन, इसको नेगेटिव करने के लिए। ठीक है, ठीक है, 4 इक्वेशन हमको मिले हैं, चारों के चारों वर्क डन के हैं। हमको नेट वर्क डन पता करना है कि इस पूरे सिस्टम का नेट वर्क डन कितना निकल के आता है। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको निकाला जा सकता है, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 क्या है हमारा, देखिए म्यू आर T1 ln ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस म्यू आर T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा, फिर ये वाला माइनस म्यू आर T2 ln ऑफ V3 अपॉन V4, फिर से माइनस म्यू आर T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया। इसमें देखेंगे कि ये वाला प्रोसेस और ये वाले प्रोसेस दोनों सेम है, बस अपोजिट है, ये प्लस है ये नेगेटिव होती है, ये वैल्यू कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पास में, बचेगा म्यू आर T1 ln ऑफ V2 अपॉन V1 माइनस म्यू आर T2 ln ऑफ V3 अपॉन V4। ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, यही हमारा फाइनल इक्वेशन आता है। इसी को बोलते हैं कार्नेट इंजन इक्वेशन, कार्नेट
इंजन साइकिल का भी इक्वेशन बोलते हैं, कार्नट इंजन साइकिल का इक्वेशन। ओके है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पास में गलती हुआ था, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से निकल गया है। अब इस इंजन को बना तो लिया, अब इसकी इफिशियंसी को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एक इंजन लीजिए, यहां से Q2 एनर्जी दीजिए, इसमें से कुछ वर्क डन होगा तो ये वर्क डन W चला जाएगा और यहां मिलेगा Q2। W पे वर्क डन हुआ, कौन किया? Q1 किया, Q1 किया हमारा वर्क डन, इसी को बोलते हैं हम इफिशियंसी। यही होता है कि नहीं होता है? और उसके बाद ये जो वर्क डन हो रहा है, ये इस पे वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आता है Q1 माइनस Q2, यही निकल के आता है। तो Q2 जो हट गया और जो Q1 में से Q2 जो हट गया, वही वर्क डन में चेंज हुआ था एनर्जी, यही होता है। तो चलिए इसको एफिशिएंसी पे अब समझते हैं। इस पे आपको दो इक्वेशन का ध्यान देना पड़ेगा, मैं पहले ही बता देता हूं। देखिए ये दोनों तो कट गया था, तो आपको आइसोथर्मल वाले दो इक्वेशन को ध्यान देना है यहाँ पास में। पहला म्यू आर T1 ln V2 माइनस V2 अपॉन V1, और दूसरा ये वाला ln V3 अपॉन V4। ये नेगेटिव साइन को आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पास में। बहुत लोग ये सोचने लग जाते हैं कि सर ये नेगेटिव साइन था तो बाद में फिर क्यों नहीं लिया गया। इसको आप याद रखिएगा कि नेगेटिव साइन नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये अब एनर्जी की बात कर रहे हैं, वर्कडन की बात नहीं कर रहे हैं। वर्कडन को नेगेटिव बनाने के लिए, काटने के लिए इसको इस फॉर्म पे लेके आया गया था, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। ठीक, तो म्यू आर T2 ln V3 अपॉन V4 और ये बनेगा V2 अपॉन V1, ठीक है। ठीक, तो इसको मैं रफ करता हूं और इफिशियंसी के इक्वेशन बनाते हैं। ओके है, ठीक। तो अब निकालेंगे हम लोग इफिशियंसी, इफिशियंसी। इफिशियंसी के लिए लेते हैं न्यू, इस टाइप से हमारा लेते हैं वैल्यू। फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन Q1, यही होता है हमारा जो वर्क डन हो रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिया जाता है? वर्क डन का फॉर्मूला लिया जाता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। ये W है ना, W इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2। इक्वेशन को लिखेंगे तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q1 अपॉन Q, ये कैंसिल हो गया, बचेगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। दिस इज अवर एफिशिएंसी। अब ये देखिए Q2 और Q1 दिया हुआ है, ये फॉर्मूला हमको हम वर्क डन जो निकाले थे उसमें से निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको निकाल लेते हैं फिर। तो Q2 का वैल्यू कितना आया था हमारा? Q2 का जो आइसोथर्मल वाला था, याद रखिएगा, ठीक है। तो Q2 का वैल्यू हमारा आया था म्यू आर T2 V3 अपॉन V4, और Q1 का वैल्यू आया था म्यू आर T1 V2 अपॉन V1, ठीक है। इस पे नेगेटिव साइन था, पर एनर्जी पे नेगेटिव साइन को नहीं लेना है आपको। फॉर्मूला निकल के आएगा ln ऑफ 1 माइनस म्यू आर T2 V3 अपॉन V4 अपॉन म्यू आर T1 V2 अपॉन V1। इसमें से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पास में, ठीक है। और हमारा जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 तो है ही, और ये निकल के आएगा, ये ln छूट जा रहा है बार बार, सॉरी, ln ln ln, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये आएगा ln ऑफ V3 अपॉन V4 और ये बनेगा ln ऑफ V2 अपॉन V1। ओके है, ठीक। अब इन दोनों के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपका प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन वाले पे जाना है। इसका डेरिवेशन मैंने बनाया है, एनसीईआरटी पे इसका डेरिवेशन नहीं दिया गया है, फिर भी मैंने इसका डेरिवेशन बना के दिया हूं, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो उस टाइम पे हमको एक फॉर्मूला मिलता है। तो देखिए साइकिल जो हमारा चल रहा था उसको देखेंगे एडियाबेटिक पे, T1 से T2 पे गया तो वॉल्यूम में चेंज आया होगा आपका, वॉल्यूम में चेंज आया कि नहीं आया? तो वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो कहां से कहां तक गया था आपका? तो वॉल्यूम में देखिए T1 और वॉल्यूम था V2, यही था आपका वॉल्यूम, और इसको बोलेंगे लैम्डा माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको ये T1 से T2 वॉल्यूम V2 पे गया था, लैम्डा माइनस 1 लिया जाएगा। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर में चेंज आया, कहां से कहां? T1 से T2 पे चला गया, वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ, V3 पे चला गया, लैम्डा माइनस 1। ओके है, ठीक। इसको आप ऐसा कर लीजिए T1 अपॉन T2
और इसको आप इधर कर दीजिए तो V3/V2, ठीक है। अब इसका पावर है आपका λ-1, इसका पावर है λ-1, दोनों का पावर सेम हो जाएगा, सेम है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं λ-1 और ये बनेगा T1/T2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमको कॉन्सेंट्रेट करना है V3/V2 पे, तो इस वैल्यू को आप इधर भेजेंगे तो ये अपॉन में चला जाता है, तो ये बनेगा T1/T2 और ये इधर जाएगा तो इसको लिखेंगे 1/λ-1 और ये बनेगा V3/V2। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इन एडियाबेटिक प्रोसेस, सेकेंड एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, अगेन है ना एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब अगेन एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या करना है हमको, अब ये कहां पहुंच चुके हैं देखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये यहां फिर ऐसे और ये ऐसे आया था, ऐसे ही हुआ था कुछ, तो ये V1 से V2 पे चला गया था, V2 से V3 पे, V3 से V4 पे और फिर से एडियाबेटिक V4 से V1 पे, तो V4 से V1 पे गया है, याद रखिएगा। टेम्परेचर ये T2 था, ये T2 था, T2 से T1 पे चला गया, तो इसका प्रोसेस में क्या आएगा, T2 V4 λ-1, T2 से T1 पे गया है तो T1 वॉल्यूम हमको मिला है V1 λ-1, ओके है, ठीक है। हमको क्या बनाना है T1/T2, तो इसको इधर भेज दीजिएगा और इसको इधर ले आएगा, ये V4 है ना, तो ये V4 λ-1/V1 λ-1 और ये बनेगा T1/T2। सेम प्रोसेस के जैसा ही है, V4/V1 λ-1 T1/T2, फिर इसका वैल्यू इधर भेज दीजिएगा तो ये V4/V1 और इधर जाएगा तो T1/T2 और ये आएगा 1/λ-1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो T1/T2 1/λ-1, T1/T2 1 - λ/1, इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूं या इक्वेशन का नाम दे दीजिए 1 और 2, तो दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो ये दोनों हट जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, तो यहां कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग 1 and 2, तो कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है V3/V2 और ये मिलेगा V4/V1, यही मिलने वाला है, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको इधर ले आइए तो V3/V4 और ये उधर जाएगा तो V2/V1। अब देखिए इसमें ध्यान से V3/V4 V2/V1 के बराबर हो गया है। अगर ये V3/V4 के जगह में मैं V2/V1 अगर यहाँ पुट कर देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान के इसको इसमें पुट कर दूं, अगर पुट द वैल्यू इन, इसको अगर कुछ नाम दे सकते हैं तो इसका नाम हम 4 दे देते हैं, चलिए इसको इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आएगा हमारा एफिशिएंसी का वैल्यू 1 - T2/T1 और ये आएगा ln ऑफ V3/V2 का मतलब V2/V1 और ये आएगा ln ऑफ V2/V1, ये दोनों सेम हो गया, कैंसिल कर दीजिए। इफिशिएंसी का फॉर्मूला आया 1/T2/T1। दिस इज अवर फाइनल आंसर और यही है इफिशिएंसी का फॉर्मूला किसके, कार्नेट इंजन का, कार्नेट इंजन का इफिशिएंसी का फॉर्मूला है। इससे ज्यादा इफिशिएंसी आ ही नहीं सकती है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में इससे ज्यादा इफिशिएंसी आपको मिल ही नहीं सकता है, ये एकदम फिक्स्ड है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको निकाल लिया, अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। देखिए दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द कार्नेट साइकिल, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसको देखिए कि इफिशिएंसी मैक्सिमम इसमें कैसे अचीव किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर इसकी वैल्यू को मैं कम से कम रखूं, T2 को कम से कम रखूं और इस वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा रखूं, समझिएगा बात को, T2 को कम से कम मतलब जितना ज्यादा वो रिसीव कर सके, ठीक है, इन्फिनाइट, और ये जितना ज्यादा दे सके, तो अभी इससे लेना देना कम है, इससे ज्यादा है, जितना ज्यादा रिसीव कर सके, जितना ज्यादा रिसीव करेगा तो इसकी वैल्यू कम से कम मानी जाएगी, रिसीव कर रहा है, और इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मानी जाएगी, टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस आएगा, और ऊपर की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये इफिशियंसी 1 के नजदीक पहुंच जाता है। अब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस जितना कम रहेगा उतना इसकी वैल्यू मिलेगी, उतना इसकी वैल्यू मिलेगी और इतना इफिशियंसी कम होते हुए जाएगा। मान लीजिए कि T2 की वैल्यू 0 है और ये इसकी वैल्यू 1 है, तो 0/1 इज 0 और ये एफिशिएंसी 100% तक पहुंच गई। मान लीजिए कि T2 की वैल्यू ये 100, इसको 100 मानिएगा ना और इसको 0, तो Q2 की वैल्यू मान लीजिए 90 टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर पे चेंज है,
और ये 100 पे है, तो दोनों का 90 अपॉन जिस मतलब आपको 100 है तो 9/10 का वैल्यू आया। 9/10 का वैल्यू, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। तो अगर अब देखिए इस वैल्यू से हम लोग इसको कार्नेट इंजन का वैल्यूज को निकालते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको, बहुत सिंपल सा तरीका है। T2 के वैल्यूज को रखते जाएंगे और टेम्परेचर का डिफरेंस को चेंज करते जाएंगे। मान लीजिए कि ये 100% इनपुट दे रहा है और ये 100% रिसीव कर रहा है, तो 100% रिसीव का मतलब 0, इसके पास कुछ नहीं बच रहा है, सब के सब रिसीव करते जा रहा है। और ये 100% मतलब ये 100 पे दे रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो इफिशियंसी कितनी आएगी, 1 माइनस 0/100 0। इफिशियंसी पहुंच गई 1, मतलब कि 100% पे पहुंच गई। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस आया, मान लीजिए कि T2 डिफरेंस है और इसको मैं 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दूं, ठीक है, तो कितना आएगा देखिए, 1 माइनस 10/100, तो ये कैंसिल हो गया, 1/100 वैल्यू आएगा। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 10 माइनस 1/10, ये आएगा 9/10, मतलब कि 0.9%, मतलब 0.1 का डिफरेंस आ गया। टेम्परेचर को चेंज करते जाइए, कहां तक पहुंच सकता है देखिए, 1 माइनस, अगर टेम्परेचर को 90 पहुंचा देता हूं मैं, तो सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में डिफरेंस आया, ये कैंसिल हो गया। 10 माइनस 9/10, 1/10, मतलब 0.1% का सिर्फ इफिशियंसी मिलेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर का स्लोप मिलेगा हमको, फिर समझिएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस मिलेगा उतना ज्यादा इफिशियंसी हमारे पास में आएगा। तो ये किसी भी हालत पे ये वर्क करता है ये हमारा, और ये आपको मैक्सिमम इफिशियंसी किसी भी इंजन का प्रोवाइड कराता है, कार्नोट इंजन। ठीक है, ये कार्नोट इंजन एक्चुअल में साइंटिस्ट के ऊपर में था, और ये एक आपका फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो कि मिलिट्री बेस पे थे, और इनके उपलब्धि बहुत ही ज़्यादा थी। एक्चुअल में ये 1800 सेंचुरीज के आसपास में इन्होंने इसका वर्क किया था, और उस टाइम पे थर्मोडायनेमिक्स पे उतना अचीवमेंट नहीं मिला था, और उस टाइम पे इन्होंने इस इंजन का आविष्कार, इस इंजन को बनाया था और बताया था कि इससे ज़्यादा इफिशियंसी नहीं आ सकती है, और ये आज भी प्रूव्ड है, मतलब इससे ज़्यादा इफिशियंसी कोई नहीं लेके आ पा रहा है। तो इसके लिए एक आपका थ्योरम, एक थ्योरम बनाया कार्नेट इंजन थ्योरम के नाम से, और इसको गलत साबित करने की कोशिश की है इन्होंने। तो उस इंजन को समझते हैं कि वो इंजन कैसा था। वो इंजन था आपका एक आपका बनाया था इरिवर्सिबल इंजन, और एक बनाया था रिवर्सिबल इंजन, और दोनों को जोड़ दिया गया और देखा गया कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो चलिए उसको समझते हैं कि इस थ्योरम को गलत साबित करने के लिए कितनी कोशिश करी गई, और फिर वो गलत हो भी गया। मतलब वो कोशिश कर रहा था इसको गलत होने के लिए, और खुद ही गलत हो गया वो। तो इसके कुछ एजम्पशंस बनाए गए थे, चलिए उसको चेक करते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इफिशियंसी का डिफरेंस, इफिशियंसी कैसे निकल के आता है, और ये कितना करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को मिक्स करके कैसे बनाया जाए। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था जिससे हम लोग ये सोचते थे कि कार्नेट इंजन को हम लोग फेल कर सकते हैं और कार्नेट इंजन से ज़्यादा इफिशियंसी हम लेके आ सकते हैं। उसको समझिए क्या किया उन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया और इस सोर्स को Q1 रखा अपना। ठीक है, इस पे दो इंजन लिए गए, पहला एक इरिवर्सिबल इंजन और एक रिवर्सिबल इंजन। इसको I माना गया, इसको R माना गया, और एक सिंक रखा गया जिसको हम Q2 बोलते हैं। ठीक है, Q1 से एनर्जी दी गई और इस पे वर्क डन हुआ W' वर्क डन हुआ होगा, और इसको क्या मिला यहां पास में, तो Q1 माइनस W' मिला होगा जो कि Q2 की फॉर्म में है। ठीक है, सेकंड चीज बोला, जब ये रिवर्सिबल इंजन यहां पास में यूज कर रहे थे तो जो रिटर्न मिलेगा हमको वो Q1 ही मिलना चाहिए, तभी तो हमारे जिस पॉइंट पे थे उसी पॉइंट पे फिर से आ सकते हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट पे आते हैं ना हम लोग का कार्नेट इंजन क्या करता है, जितना इसका पास Q1 था उतना फिर से हमको मिल जाता है और मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, और ये इसको यहां जाएगा। अब ये R हमको चाहिए, ये Q2 है। ठीक है, तो इसके ऊपर में कुछ वर्क डन हुआ W, और इतना वर्क डन हुआ है कि हमको Q1 मिल जाए। तो किस पे वर्क डन होगा, Q2 पे वर्क डन होगा। तो देखिए Q2 प्लस वर्क डन हुआ है, हमको मिलेगा Q1। ठीक है, तो वर्क डन को इधर ले जाऊं तो Q2 इक्वल टू क्या मिलने वाला है, Q1 माइनस W। तो ये यहाँ आएगा Q1 माइनस W, और ये Q2 के कारण आया, तो Q2 पे W वर्क डन हुआ होगा, इसके कारण हमको ये वैल्यू मिला। ओके है, ये था इंजन हमारा। अब इस पे कुछ हमने एजम्पशंस जो लिए थे वो गलत ले लिए। हमने क्या बोला कि रिवर्सिबल से ज्यादा इरिवर्सिबल ज्यादा आपको एफिशिएंसी दे सकता है। इससे क्या हुआ कि इफिशिएंसी ऑफ I इज ग्रेटर देन इफिशिएंसी ऑफ R। जब ऐसा बोल दिया गया तो इसका मतलब है कि ये जो वर्क डन हो रहा है ये ज्यादा वर्क डन कर रहा होगा एज कंपेयर टू इसके मुकाबले। तो जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, W' इज ग्रेटर देन W, यही बनने वाला है। ठीक, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास में, अभी ये देखिए इसका ये ज्यादा काम कर रहा है,
ये ज्यादा काम कर रहा है, इसको समझिएगा ना, Q2 इक्वल टू, अगर ये ज्यादा काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे का वैल्यू कम होता होगा, और ये कम काम कर रहा है तो इसका वैल्यू ज्यादा होता होगा कि नहीं, होता होगा। बड़ी मेहनत, इसकी वैल्यू, इसने कम काम किया ना भाई, इसका कम काम किया तो इसकी वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी, इसने ज्यादा काम किया तो इसकी टोटल वैल्यू कम निकल के आएगी। तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा Q1 माइनस ओमेगा इज ग्रेटर देन Q1 माइनस ओमेगा डैश। ठीक है, ओके है, क्लियर। फिर समझिएगा, अगर वर्क डन इसका ज्यादा हो जाता है तो ये इधर चला जाता है। फिर अब इसमें डिफरेंस कितना आया, तो देखिए Q1 माइनस ओमेगा माइनस Q1, ठीक है, माइनस किया मैं ये दोनों का, माइनस की जगह प्लस ओमेगा डैश, ये वन कैंसिल हो गया, हमको मिलेगा ओमेगा डैश माइनस दिस, ओमेगा मतलब कि वर्क डन, ठीक है, मतलब वर्क डन डैश माइनस वर्क। अब इससे क्या चीज निकल के आया, इससे ये चीज निकल के आया कि ये जो है W डैश, ये ज्यादा वर्क डन कर, ये यहां से जब इसने एनर्जी ली और इसने कुछ वर्क डन किया और ये दोनों वर्क के बीच में कुछ एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। देख रहे हैं ना, ये वर्क डन यहां से हुआ और इसको Q2 मिल भी गया वापस, और उसके बाद इन दोनों के वर्क के बीच में एक्स्ट्रा एनर्जी निकल के आ रही थी, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से निकल के आ सकती है, बनी बनाई बात है कि हो ही नहीं सकता। जितना एनर्जी इसने दिया है उतना ही एनर्जी ना इसके पास में आएगा, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो मिल जा रही थी ये कहां से निकल के आ सकता है अगर Q2 को कांस्टेंट रखा जाए तो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये इसलिए हुआ कि हम सोचते थे कि इरिवर्सिबल इंजन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, और हमारा एजम्पशन था वो जो गलत था, और ये ज्यादा एक्स्ट्रा जो निकल के आ जा रहा है, पूरा वर्क डन बराबर हो जा रहा है और उसके बाद में ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है यहाँ पास में, क्योंकि एजम्पशन हमारा गलत हो गया था यहाँ पास में। अब जब एजम्पशन गलत हो गया, नॉर्मल कार्नेट इंजन में क्या क्या आता है, इसका वर्क डन इसका वर्क डन दोनों बराबर लिया जाता है और एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, आपका एडियाबेटिक वाले टाइप से। एजम्पशन गलत हो गया तो ये आपका केल्विन का जो इक्वेशन था, न्यूटन आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको फॉलो नहीं करता था, नहीं कर रहा था क्लियरली। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि आपका जितना भी एनर्जी इसको दिया जाए, जो वर्क डन होगा, ठीक है, और अगर इसको रिवर्स में लाया जाए तो इसमें से कुछ ना कुछ हीट डिसिपेट हो ही जाएगा और उससे कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा, और रिवर्स में हमको ये Q1 मिल ही नहीं सकता। अगर मिल गया तो वो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करेगा, मतलब इसको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और यही था आपका सेकेंड कंसेप्ट कि कार्नेट इंजन जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट क्यों हो सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो Q1 अपॉन Q2 रहता है और टेम्परेचर का डिफरेंस T1 अपॉन T2 पे रहेगा, और इससे ज्यादा एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती है। सिंपल सी बात है एकदम, ओके है। ये बात समझ में आई कि अगर एजम्पशन हम गलत लेते हैं तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी आपको रिवर्सिबल इंजन, कार्नेट इंजन में ही मिलेगा। अगर हम एजम्पशन चाहेंगे कि इरिवर्सिबल में मिल जाए तो हमें इस टाइप की चीजें आ सकती है और कुछ लॉ को हमको ब्रेक करना पड़ जाएगा, और ये लॉ हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये करंट इंजन अब समझ में आया होगा कि करंट इंजन क्या होता है, और इसका डेरिवेशन भी क्लियर हुआ होगा, और ये बेसिक सा कंसेप्ट है, इस पे ज्यादा आप सोचिएगा मत, ठीक है, कि ये कहां से ऐसे कैसे आ रहा है। एक्चुअली मेरे को लगता है कि शायद इसको एग्जाम में पूछता भी नहीं होगा। मेन चीज आपका करंट इंजन का जो साइकिल है वही पूछता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ठीक है, अगर कोई डाउट आएगा या इसमें भी कोई आपको तकलीफ हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। मैं सॉल्व करने के लिए बैठा ही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के साथ ही चैप्टर भी थर्मोडायनेमिक्स का यही बस खत्म होता है। आई होप आपको ये थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो मेरे फेसबुक के पेज पे आप डाल सकते हैं, तो उसका मैं वहां पास में रिप्लाई कर सकता हूँ। अभी उसके अलावा मेरे पास में और कुछ ऐसा सुविधा नहीं है जिससे मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, तो आपको फेसबुक पे मेरे पेज पे ही डालना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर तो जरूर कर सकते हैं आप। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं और आपको ये चैनल पसंद आया, आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।